हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज हम लोग सेलिएंट पोल सिंक्रोनस मशीन के बारे में पढ़ेंगे। तो उसे स्टार्ट करने से पहले हम ये समझते हैं कि सेलिएंट पोल मशीन और सिलेंड्रिकल रोटर मशीन में क्या अंतर होता है। तो सेलिएंट पोल मशीन का जो डिज़ाइन होता है वो अनइवन होता है, मतलब उसमें किसी एक पॉइंट पर एयर गैप बहुत ज़्यादा होता है, जैसे कि ये एक्सिस पे, और किसी एक पॉइंट पर आपका एयर गैप बहुत कम होता है, क्योंकि यहाँ पर आयरन पार्ट आपका ज़्यादा होता है। ठीक है, तो हम इन दोनों एक्सिस को अलग अलग नाम देते हैं। जैसे इसे बोलते हैं जो हमारी मेन फील्ड की डायरेक्शन में है। ठीक है, जो मेन फील्ड की डायरेक्शन में जो एक्सिस है उसे हम बोलते हैं डायरेक्ट एक्सिस। जो क्वाड्रेचर में है, क्वाड्रेचर मतलब जो 90 डिग्री शिफ्ट पर है, उसे हम बोलते हैं क्यू एक्सिस या क्वाड्रेचर एक्सिस। इसे हम 90 डिग्री क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमें इलेक्ट्रिकली नॉर्थ से साउथ जाने में, नॉर्थ से साउथ को हम इलेक्ट्रिकली 180 डिग्री मानते हैं, तो उसके जो मिड पॉइंट है उसको हम क्या मानेंगे? इसे हम 90 डिग्री मानेंगे। और 90 डिग्री को हम क्या बोलते हैं? क्वाड या क्वाड्रेचर। ठीक है, तो इसलिए अब हमें क्या पता चला कि दो इसमें एक्सिस है, एक आपकी डायरेक्ट एक्सिस है, एक क्वाड्रेचर एक्सिस है। तो अब बेसिक से शुरू करते हैं। तो हमारे पास एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है एफ, जो आपका सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट कर रहा है। ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जब स्टेटर में रखे कंडक्टर्स को कट करेगा तो उनमें एक ईएमएफ उत्पन्न होगा। वो ईएमएफ की जो डायरेक्शन होगी वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड से 90 डिग्री लैगिंग होगी। तो ये आपका ईएफ हो गया। और डिपेंडिंग ऑन लोड पे डिपेंड करते हुए हमारा करंट भी आएगा। तो करंट हमारा, ये हमने मान लिया, ये करंट आया IA। ठीक है, ये आपका करंट आ गया। हमने क्या पढ़ा था अभी तक? जो करंट होता है उसी की डायरेक्शन में हमें आर्मेचर का एमएमएफ मिलता है। वो आर्मेचर का एमएमएफ क्या होता है? FA। ठीक है, तो ये FA और FF के बीच में रिएक्शन होता है, जिससे हमें रिजल्टेंट मिलता है FR। ठीक है, लेकिन जो ये आर एमएमएफ FA है ये कांस्टेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि जब ये इस पॉइंट पर है तो ये कुछ और होगा। ये अब अगर इस पॉइंट पे आएगा तो इसको एयर गैप अलग मिलेगा। तो FA पूरा का पूरा किस पर डिपेंड कर रहा है कि आपको एयर गैप कम मिल रहा है कि ज़्यादा मिल रहा है। तो अब FA आपका क्या हो गया? वेरिएबल हो गया। FA कोई कांस्टेंट तो है नहीं, वो रोटेशन में किस पोजीशन पे है उस पर डिपेंड कर रहा है। अगर आपकी जो पोजीशन है वो अगर एयर गैप वाली है, क्वाड्रेचर एक्सिस वाली पोजीशन है, तो आपका वो करंट ज़्यादा लेगा तो FA ज़्यादा होगा। और अगर वो डायरेक्ट एक्सिस की लोकेशन है तो वो आपका करंट कम लेगा और आपका FA कम होगा। और ये इस पर भी डिपेंड करेगा कि लोड कितना है। मान लीजिए यूनिटी पावर फैक्टर है तो वो यहाँ पर होगा FA, और अगर लैगिंग है तो यहाँ पर होगा FA। तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन पोजीशन एंड मेनली डिपेंड्स ऑन द लोड, कि लोड आपका लैगिंग है कि लीडिंग है। तो जबकि अब हमें ये पता चल गया है कि हमारा जो आर्मेचर का एमएमएफ है वो किस पर डिपेंड कर रहा है? FA। किस पर डिपेंड कर रहा है? वो डिपेंड कर रहा है आपका लोड पर, कि लोड लैगिंग है कि लीडिंग है। उसके हिसाब से वो अपनी पोजीशन बनाएगा और उसके हिसाब से हमें पता चलेगा कि करंट कितना ले रहा है वो। ठीक है, तो इसका एक अच्छा सॉल्यूशन क्या है? टू रिएक्शन थ्योरी। हम आर्मेचर रिएक्शन एक ही मानते थे अभी तक, लेकिन अब हम क्या करेंगे? उसी आर्मेचर रिएक्शन को हम FA को दो हिस्सों में तोड़ देंगे। एक हिस्से को हम बोलेंगे F आर्मेचर रिएक्शन, कहाँ का? डायरेक्ट एक्सिस का। एक F आर्मेचर रिएक्शन कहाँ का? क्वाड्रेचर एक्सिस का। ठीक है, इसको आसान तरीके से लिखने का भी एक तरीका है। वो क्या है? आप लिख दीजिए सिंपल FD। ठीक है, और एक को लिख दीजिए FQ। ओके, तो FD हो गया आपका डायरेक्ट एक्सिस का आर्मेचर रिएक्शन, FQ हो गया आपका क्वाड्रेचर एक्सिस का आर्मेचर रिएक्शन। तो अब चलते हैं सीधा फेजर्स पे। फेजर्स में इन्हें कैसे बनाया जाए। ठीक है, अब हमें ये पता चल गया है कि हमें
क्यों ज़रूरत है एफ क्यू और एफ डी की। ठीक है, तो ये आपका फेज़र डायग्राम है। इसे दोबारा से स्टार्टिंग से चलते हैं। हमने सबसे पहले बनाया एफ एफ जो रोटेटिंग फेज़र है, ये किस डायरेक्शन में घूम रहा है, इस डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज। इसकी वजह से उत्पन्न इलेक्ट्रिक फील्ड ईएमएफ ईएफ यहाँ पर आएगा और हमने एक करंट मान लिया जो करंट की डायरेक्शन ये है। तो जो करंट की डायरेक्शन होती है उसी डायरेक्शन में हमारा क्या होता है, आर्मेचर एमएमएफ। ठीक है, तो अब इस आर्मेचर एमएमएफ को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। दो पार्ट्स कौन से हैं वो, इसका क्वाड्रेचर कंपोनेंट, ठीक है, और इसका डायरेक्ट एक्सिस कंपोनेंट। ठीक है, डायरेक्ट एक्सिस। तो क्योंकि क्वाड्रेचर कंपोनेंट है तो वो किस करंट की वजह से आया होगा, हम करंट के भी कंपोनेंट निकाल सकते हैं। मान लीजिए ये अगर करंट है IA और इसके दो कंपोनेंट निकालने हैं, तो ये हो गया आपका IQ और ये हो गया आपका ID। ये उसका डायरेक्ट एक्सिस कंपोनेंट है, ये उसका डायरेक्ट एक्सिस कंपोनेंट है और ये उसका क्वाड्रेचर एक्सिस कंपोनेंट है। हमने कंपोनेंट क्यों निकाला, क्योंकि दोनों जगह पर हमें बिहेवियर अलग मिल रहा है। डायरेक्ट एक्सिस में अलग बिहेवियर है और आपका क्वाड्रेचर एक्सिस में अलग बिहेवियर है। ठीक है, तो इस थ्योरी को हम क्या बोलते हैं, टू रिएक्शन मॉडल। ठीक है, बिकॉज इट हैज़ डिफरेंट रिलेक्टेंस फॉर डायरेक्ट एक्सिस एंड क्वाड्रेचर एक्सिस। ठीक है, तो अब चलते हैं अगली स्लाइड पर। तो अगली स्लाइड में हमने क्या देखा, सबसे पहले हम मशीन को ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, मशीन का डायग्राम इक्विवेलेंट डायग्राम सेम टू सेम बनेगा, बस यहाँ पर जो आपका रिलक्टेंस है वो दो होंगे, एक करंट के लिए XT और एक करंट के लिए XQ। ठीक है, और करंट भी आपकी, करंट तो एक ही हो रहेगी, करंट तो आपकी IA ही होगी, लेकिन करंट के कंपोनेंट दो हैं। कंपोनेंट मतलब एक आपका IQ कहलाएगा और एक कंपोनेंट आपका ID कहलाएगा। तो ID का रिलेशन किससे है, XD से, और आपके IQ का रिलेशन किससे है, XQ से। ठीक है, तो इस तरीके से अब स्टार्ट करेंगे। तो हम जब KVL इस पर पुट करेंगे, इस पर अगर KVL लगाएंगे हम, तो KVL कैसे होगा, EF से शुरू करते हैं। तो EF इज़ इक्वल टू VT। एक डायग्राम साइड में हम बना लेते हैं ताकि आसानी से हम समझ सकें। ये आपका EMF है, ये आपका X है, ये आपका VT है और ये आपका EF है और ये आपका X है। तो अभी मैंने X लिखा है सिर्फ, रजिस्टेंस भी यहीं पे होगा। ठीक है, RA। तो जब KVL लगाते हैं तो KVL क्या होता है, यहाँ से हमने स्टार्ट किया, यहाँ से हमने KVL स्टार्ट किया। ठीक है, तो EF इज़ इक्वल टू VT, ये वाला VT प्लस IRA वोल्टेज ड्रॉप इसके अक्रॉस, प्लस ID, क्योंकि I का कौन सा कंपोनेंट, डायरेक्ट, तो I का डायरेक्ट कंपोनेंट ले रहे हैं तो X का भी डायरेक्ट लेंगे, तो JID XT प्लस JI का क्वाड्रेचर कंपोनेंट इंटू X का भी क्वाड्रेचर कंपोनेंट। तो बस हमारे पास ये एक चेंज आता है। पहले हम इक्वेशन कैसे लिखा करते थे, पहले हमारी इक्वेशन सिंपल हुआ करती थी, EF इज़ इक्वल टू VT प्लस IA RA और प्लस हमारा होता था IA और सिंपल हमारा XS होता था, क्योंकि वहाँ पर करंट क्या होता था, अलग अलग एक्सिस पे अलग अलग करंट नहीं होता था। ठीक है, तो यहाँ पर जो करंट है उसको हमने दो पार्ट में तोड़ दिया, एक पार्ट ये है और दूसरा पार्ट ये है। ठीक है, इसी तरीके से हमने X को भी दो पार्ट में तोड़ दिया, XD और क्वाड्रेचर एक्सिस के लिए अलग और आपका डायरेक्ट एक्सिस के लिए अलग। ठीक है, तो अब चलते हैं फेज़र डायग्राम पर। तो फेज़र डायग्राम में ये हमने FF बनाया था जैसे पहले बनाया था, उसकी वजह से हमारा EF आया, यहाँ तक समझ गए हम। फिर EF आया तो कहीं ना कहीं करंट भी आएगा, तो ये करंट आया और जहाँ करंट आया वहीं पे हमारा FA भी आता है। ठीक है, अब इसको हमने ब्रेक डाउन कर लिया, करंट को भी और FA को भी। तो FA को भी ब्रेक डाउन किया किस में, F क्वाड्रेचर जो कि ये है,
प्लस एफ डायरेक्ट एक्सिस जो कि ये है। इसी तरीके से करंट को भी तोड़ दिया, आई डायरेक्ट एक्सिस, आई क्वाड्रेचर। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब इसके आगे हम क्या समझते हैं कि कैसे हम v में ऐसे ऐड करेंगे। तो हमने v को यहाँ मान लिया, ठीक है। v में हमने क्या प्लस किया, आई आर ए, तो आई ए की डायरेक्शन में आई ए इंटू आर ए, ठीक है। फिर हमने क्या ऐड करना है, आई डी, तो आई डी ये है और एक्स डी इसी के साथ रहेगा, और जे है तो 90 डिग्री, तो 90 डिग्री ऐसा होता है, ठीक है। तो 90 डिग्री आई डी से हम 90 डिग्री बनाएंगे, वो है ये, ओके। फिर लास्ट टर्म क्या है, आई क्यू एक्स क्यू, तो आई क्यू क्यू कहाँ है हमारा, ये है हमारा आई क्यू, और इससे 90 डिग्री, क्योंकि जे टर्म है, जे का टर्म है तो इससे 90 डिग्री, तो 90 डिग्री ये बन गया, ठीक है। तो इसको हम कहाँ बनाएंगे, यहाँ पर बनाएंगे। ये हमारा क्या हो गया, आई क्यू एक्स क्यू, और ये हमारा आ गया ई, ठीक है। इससे अगर उल्टा चलते तो वी भी आ जाता। तो फेज़र बनाने के लिए किसी एक पॉइंट से स्टार्ट कर लो तो आप बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ तक में के क्वेश्चन में, इस टाइप की इक्वेशन में देखने में बहुत आसान है, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हमें जो एंगल निकालना पड़ता है, हम क्वेश्चंस में क्या फाइंड आउट करते हैं, अक्सर हम इंटरनल वोल्टेज और डेल्टा फाइंड आउट करते हैं। लेकिन डेल्टा फाइंड आउट करने के लिए हमें यहाँ पर जो एंगल है, एंगल किसका मिला है, ई एफ और आई ए के बीच का एंगल, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, इस एंगल को हम कहते हैं फाई, ठीक है। तो ये फाई एंगल हमें पता नहीं होता, पावर फैक्टर तो हमें पता होता है, लेकिन फाई क्या होता है, इंटरनल पावर फैक्टर, इंटरनल पावर फैक्टर, ठीक है। तो इंटरनल पावर फैक्टर हमें नहीं पता होता है, तो इसके लिए हम ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करते हैं। वो भी डेरिवेशंस हम नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट इक्वेशन पे जाएंगे कि हमें ये टर्म को कैसे फाइंड आउट करें। तो उस इक्वेशन को आप याद कर लीजिएगा, उसके डेरिवेशन में अभी नहीं जाते, क्योंकि कैलकुलेशन के लिए हमें सिर्फ वो फार्मूला इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो इससे हमें काफ़ी कैलकुलेशन करने में आसानी हो जाएगी। तो वो फार्मूला क्या है, टू फाइंड, अच्छा तो इसको हमें निकालने की क्यों ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि इसको अगर हम निकाल लेंगे इंटरनल पावर फैक्टर को, तो हम फाई भी निकाल सकते हैं, और फाई अक्सर हमें पता ही रहता है, ठीक है। तो हमें इंटरनल पावर फैक्टर पता चल गया, तो एक्सटर्नल तो हमें पता ही रहता है, ठीक है। एक्सटर्नल इंटरनल में अगर आपको अंतर समझ नहीं आ रहा है, तो ये आपका हो गया वी टी, ठीक है। वी टी और आई ए के बीच के एंगल को बोलते हैं फाई, ठीक है। लेकिन आई और ई के बीच के एंगल को हम क्या बोलते हैं, इंटरनल पावर फैक्टर जाई, ठीक है। तो हमें क्वेश्चंस में फाई तो पता रहता है, क्योंकि क्वेश्चन में अक्सर दिया रहता है कि लोड कितने पे, 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग, 0.8 लीडिंग, जो भी दिया रहता है, लेकिन हमें इंटरनल पावर फैक्टर नहीं पता रहता। तो वो निकालने के लिए हमें एक एक्सप्रेशन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो वो एक्सप्रेशन हमारा क्या है, वो एक्सप्रेशन हमारा ये लिखा है, tan फाई, इसमें से हर चीज़ आपको पता ही होगी, ठीक है। tan फाई इज इक्वल टू वी टी साइन फाई, ठीक है। प्लस माइनस इनमें से एक ही टर्म लेना है, प्लस जनरेटर के लिए और माइनस मोटर के लिए, ठीक है। वी टी साइन फाई प्लस, अभी जनरेटर के लिए ले लेते हैं, प्लस आई ए, तो आई ए भी हमें पता रहता है, ठीक है, एक्स क्यू, ठीक है, डिवाइडेड बाय वी टी कॉस फाई, ऊपर साइन फाई नीचे कॉस फाई, प्लस आई ए आर ए, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि करंट तो हमें पता ही रहती है, लेकिन करंट के कंपोनेंट नहीं पता रहते। तो अगर हम पहले वाली इक्वेशन से चलें, तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है इस इक्वेशन के साथ, एक तो हमें कंपोनेंट चाहिए, आई डी अलग से चाहिए, एक्स डी अलग से चाहिए, तो हमें कंपोनेंट्स चाहिए। एक सेकेंड, आपको आई डी चाहिए और क्या चाहिए, आई क्यू। तो करंट के कंपोनेंट निकालना थोड़ा टफ हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे आपको जाई की ज़रूरत पड़ती है, और जाई हमारे पास होता नहीं है, ठीक है, मतलब उसे टफ होता है निकालना। तो
उसे निकालने के लिए डायरेक्ट फार्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। कौन सा? आपका ये वाला फार्मूला। ठीक है, यहाँ से आप ज़ाई निकाल लेंगे आराम से। एक बार ज़ाई निकाल लिया तो ज़ाई इज इक्वल, आप डेल्टा भी निकाल सकते हैं। और मोटर जनरेटर के लिए अलग अलग है, तो वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि मोटर के लिए कैसा होगा और जनरेटर के लिए कैसा होगा। ठीक है, मोटर के लिए आपका डेल्टा इज इक्वल टू ज़ाई माइनस एक्सटर्नल पावर फैक्टर माइनस इंटरनल पावर फैक्टर, और मोटर के लिए जस्ट उल्टा, इंटरनल माइनस एक्सटर्नल माइनस इंटरनल। ठीक है, तो इस तरीके से आप आराम से डेल्टा निकाल सकते हैं। और ज़ाई तो आपने यहाँ से फाइंड आउट कर लिया, तो आप इक्वेशन में पुट करके ई भी निकाल लेंगे। ठीक है, तो ई फाइंड आउट करने के लिए इसका हम एक न्यूमेरिकल भी करेंगे इसके बाद, तो काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अब चलते हैं पावर एंगल कैरेक्टरिस्टिक पर। पावर एंगल कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? तो पावर एंगल कैरेक्टरिस्टिक के लिए सबसे पहले ये डायग्राम हम देख लेते हैं। इस डायग्राम में क्या है, एक हमने जनरेटर लिया हुआ है। जनरेटर के बाद ये आपका टर्मिनल वोल्टेज हो गया और ये आपकी ग्रिड होगी, ग्रिड। तो अगर हम एक ग्रिड से कभी भी किसी जनरेटर को कनेक्ट करते हैं तो एक बीच में एक रिएक्टेंस लगाते हैं, तो इस रिएक्टेंस को हमने नाम दे दिया XE। ठीक है, ये सिंपल सा रिएक्टेंस है। ठीक है, और जनरेटर के तो हमारे दो रिएक्टेंस होते हैं। जनरेटर के दो रिएक्टेंस कौन से होते हैं? एक आपका XD हो गया और दूसरा आपका XQ हो गया। ठीक है, तो दो आपके रिएक्टेंस हो गए। ओके, तो आपका दोनों रिएक्टेंस में ये X ही ऐड होगा। ठीक है, जब भी आप क्वेश्चन करेंगे और आपको एक्सटर्नली एक अलग से रिएक्टेंस दिया रहेगा तो उसे आपने जनरेटर के दोनों रिएक्टेंस में अलग अलग ऐड कर देना है। मतलब XC को यहाँ भी ऐड करेंगे XD में, और XC को XQ में भी ऐड करेंगे। ठीक है, क्योंकि दोनों टाइम वो रहेगा। XD कब है? जब रोटर की पोजीशन क्या है, डायरेक्ट एक्सिस में है। और XQ कब है? जब इनडायरेक्ट एक्सिस या क्वाड्रेचर एक्सिस में आपका है करंट का डायरेक्शन या रोटर का डायरेक्शन। ठीक है, तो दोनों टाइम ये ऐड होगा। ठीक है, तो अब चलते हैं पावर क्या होता है। तो पावर आपका होता है VI साइन डेल्टा प्लस, ये क्योंकि डायरेक्ट एक्सिस में है तो यहाँ साइन डेल्टा आ गया, IQ VB कौन सा वोल्टेज है? ये वाला वोल्टेज VB, क्योंकि हमें आउटपुट चाहिए पावर का, तो पावर का आउटपुट तो आउटपुट करंट से ही होगा। वैसे तो टर्मिनल यहाँ है, लेकिन मेन हमें ग्रिड मतलब आउटपुट जो दे रहा है फाइनल आउटपुट वो चाहिए, तो हमने VB लिया। आप VT के साथ भी कर सकते हैं कैलकुलेशन। जब VT लिखेंगे तो बस इन रिएक्टेंस को लेंगे, ये नहीं आएगा। ठीक है, तो VI साइन डेल्टा, तो VID डायरेक्ट एक्सिस करंट इंटू साइन डेल्टा प्लस IQ VB, VI तो आपका पावर होता ही है, साथ में कॉस डेल्टा। ठीक है, तो इस इक्वेशन, ये इक्वेशन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना पावर का मेन इक्वेशन है। ठीक है, तो जनरेटर में, आपके सेलिएंट पोल जनरेटर में दो इफेक्ट काम करते हैं। हमने पावर का फॉर्मूला क्या पढ़ा था? अब तक हमने सिलेंड्रिकल रोटर में सिर्फ इतना ही पावर होता था कि आपका टर्मिनल वोल्टेज इनटू इंटरनल वोल्टेज डिवाइडेड बाय उनका रिएक्टेंस इनटू साइन डेल्टा, सिंपल होता था। लेकिन यहाँ पर एक एक्स्ट्रा टर्म आ गई जिसे हमने B से डिनोट किया है यहाँ पे। ये एक्स्ट्रा टर्म क्या बताती है? ये बताती है कि जनरेटर में, इस टाइप के जनरेटर में एक अलग से टॉर्क भी बनता है। उस टॉर्क को बोलते हैं रिलक्टेंस टॉर्क। एक तो नॉर्मल सिंक्रोनस टॉर्क है जो मशीन में होता ही है, लेकिन उसके अलावा एक और टॉर्क होता है। इस टॉर्क को क्या बोलते हैं, या इस अलग से जो एक्स्ट्रा पावर बन रही है उसे बोलते हैं रिलक्टेंस पावर, और इससे उत्पन्न होने वाले टॉर्क को बोलते हैं रिलक्टेंस टॉर्क। तो ये हमारे पास एक एक्स्ट्रा टर्म आ गई। ठीक है, इसे आप याद कर लीजिएगा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट, दो फार्मूले बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक आपका ज़ाई का फार्मूला बहुत इम्पॉर्टेंट है, दूसरा पावर बहुत इम्पॉर्टेंट है। इन दोनों को आपको याद करना पड़ेगा, तो आप बहुत सारे न्यूमेरिकल्स इजीली सॉल्व कर लेंगे।
जब अभी हम न्यूमेरिकल करेंगे तो उसमें भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो ये 2 इक्वेशंस आपको याद होनी चाहिए। फिर मोटर के लिए, जनरेटर के लिए मैंने प्लस माइनस का साइन दिया है, वो भी आप याद कर लेना कि प्लस मतलब जनरेटर, माइनस मतलब मोटर। ठीक है, तो अब इसको हम ड्रॉ करते हैं। तो हर साइन को आप ड्रॉ कर सकते हैं, साइन वेव को। साइन वेव ऐसे बनती है, ठीक है। तो हम हाफ साइन वेव बनाएंगे, इससे हमें मतलब नहीं है नेगेटिव पार्ट से, तो हाफ साइन वेव बनाएंगे। तो सबसे पहले वाले टर्म के लिए ये साइन वेव होगी ए के लिए, ठीक है। ये आपकी ए की साइन वेव है। अगर सिर्फ ये वाला कंपोनेंट होता तो हमारा ये होता, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 2 कंपोनेंट है। दूसरा कंपोनेंट कौन सा है? दूसरा कंपोनेंट है रिलक्टेंस पावर वाला। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये डबल है। यहाँ पे अगर डेल्टा है तो यहाँ पर 2 डेल्टा है, मतलब इसकी जो फ्रीक्वेंसी है जो वो डबल है। तो डबल है तो जितनी देर में ये हाफ साइकिल करेगा उतनी देर में ये पूरा साइकिल कर लेगा, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? डबल है, ठीक है। साइन 2 है, यहाँ पर 2 डेल्टा है, यहाँ पर सिर्फ डेल्टा है, तो डबल फ्रीक्वेंसी है। तो इसलिए इसने इतनी देर में पूरा अपना फुल साइकिल कर लिया जितनी देर में आपका साइन डेल्टा वाले ने हाफ साइकिल किया, ठीक है। तो इस वजह से अब ये 2 टॉर्क आ गए, 2 पावर आ गए, ठीक है। तो इन 2 पावर की वजह से इनका एडिशन हो रहा है, यहाँ पर इनका एडिशन हो रहा है। तो एडिशन से क्या होगा कि रिजल्टेंट आएगा। तो वो जो रिजल्टेंट है ए प्लस बी का, वो आपका आएगा इस तरीके से कुछ डिस्टॉर्टेड। हमने सिलेंड्रिकल में कैसा देखा था, वहाँ तो बहुत सिंपल था इस तरीके से। मैक्सिमम कहाँ पे आता था? 90 डिग्री पे। लेकिन यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो सेलिएंट पोल मशीन का मैक्सिमम कभी 90 डिग्री पे नहीं आता। ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेलिएंट पोल मशीन है, उसका मैक्सिमम पावर कितने डेल्टा पे आएगा, लोड एंगल क्या होगा? तो वो लोड एंगल लेस देन 90 ही होगा। अब वो 60 डिग्री हो सकता है, 45 डिग्री हो सकता है, 50 डिग्री हो सकता है, लेकिन वो 90 से कम होगा। लेकिन आपके सिलेंड्रिकल रोटर में क्या होता है, वो पावर आपका रहता है एग्जैक्टली 90 डिग्री पे, मैक्सिमम पावर जिसे कहते हैं हम, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैक्सिमम पावर क्या है आपका? लेस देन 90 डिग्री पे, समवेयर अराउंड 60 डिग्री और 50 डिग्री के आसपास आपका मैक्सिमम आ जाता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में हम लोग एक तो स्लिप टेस्ट करेंगे सिंक्रोनस मशीन का, और उसके न्यूमेरिकल करेंगे। सेलिएंट पोल मशीन के न्यूमेरिकल को इन 2 फार्मूलों से कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब।